कोरोना वायरस पूरी दुनिया में चीन से पैदा हुआ है, इसको लेकर कोई शक नहीं बचा है। चीन की कोशिश है इस बात को साबित करने की कि कोरोना की शुरुआत हुई दरअसल में चमगादड़ों से फैले वायरस से। लेकिन वुहान की लैब से जुड़े ढेरों सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। अब एक ताजा रिसर्च के बाद उसी लैब को लेकर कुछ और बड़े और गंभीर सवाल खड़े होते हैं। घातक वायरस कोरोना का क्या है वुहान लैब से लिंक? महामारी फैलने से पहले वुहान के बाजारों में क्यों बेचे गए थे हजारों जंगली जानवर? वायरस फैलाने वाले जानवरों की बिक्री की इजाजत किसने दी? कोरोना वायरस का रिश्ता चीन की वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से है या नहीं? इसकी मुकम्मल जांच के लिए अमेरिका की जांच जारी है। अमेरिकी एजेंसियों को 90 दिनों में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। लेकिन कोरोना के सिर उठाने के साथ ही पूरी दुनिया का शक चीन पर गया था। इसके बाद से ही लगातार वुहान लैब से वायरस फैलने को लेकर कई तरह की थ्योरी, दावे और रिसर्च सामने आ रहे हैं। कोरोना की वुहान लैब से लिंक को लेकर एक सनसनीखेज स्टडी सामने आई है। इस स्टडी को चाइना वेस्ट नॉर्मल यूनिवर्सिटी, ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कनाडा की ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं की स्पेशल टीम ने तैयार किया है। जर्नल साइंटिफिक रिपोर्ट्स में पब्लिश इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में कोविड महामारी के आने से 2 साल पहले से ही वुहान के बाजारों में हजारों जंगली जानवर बेचे गए थे। इन जानवरों में ऐसे वायरस और पैथोजन होने की संभावना होती है जिससे इंसान भी संक्रमित हो सकते हैं। इस रिसर्च के मुताबिक मई 2017 से नवंबर 2019 के बीच हजारों जानवर वुहान के बाजार में बेचे गए। इनमें 31 संरक्षित प्रजातियां भी शामिल हैं। रिसर्च में दावा किया गया कि वुहान मार्केट में 38 प्रजातियों के 47,381 जानवर बेचे गए। इसके अलावा शोधकर्ताओं ने वुहान में मिंक, पाम, सिवेट और रैकून कुत्तों की बिक्री पाई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि शोधकर्ताओं को पेंगोलिन या चमगादड़ के बेचे जाने के सबूत नहीं मिले। तो क्या किसी प्लानिंग के तहत संक्रमित जानवरों की बिक्री को ग्रीन सिग्नल दिया गया और कोरोना फैलने पर चमगादड़ या पेंगोलिन वाले प्रोपेगेंडा थ्योरी को आगे बढ़ा दिया गया, जिससे दुनिया की निगाह में सच्चाई ना आ पाए? साल 2019 में कोरोना के शुरुआती मामले सामने आने के बाद चीन ने 26 जनवरी 2020 को वुहान के वेट मार्केट पर बैन लगा दिया था। 4 महीने तक वुहान का वेट बाजार पूरी तरह से बंद रहा था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कोरोना को लेकर चीन की भूमिका की जांच की थी, लेकिन इस जांच पर दुनिया भर में सवाल उठते रहे हैं। लेकिन नई रिसर्च में जो खुलासे हुए हैं वो हैरान करने वाले हैं, क्योंकि इस रिपोर्ट के मुताबिक वुहान मार्केट में बेचे गए जानवर कई तरह के संक्रमण और परजीवियों को होस्ट करने में सक्षम थे। ये रिसर्च इशारा करती है कि वुहान में कोरोना से सिर उठाने से पहले कई तरह की संदिग्ध गतिविधियां जारी थी। इसकी एक कड़ी को जोड़कर ही साजिश को बेनकाब किया जा सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। पुणे के 2 वैज्ञानिकों ने कोरोना के जीनोम को से लेकर उसके इंसानी सेल से मिलने की कैपेसिटी तक कोरोना के हर पहलू की स्टडी की और इस स्टडी से सामने आया कि कोरोना कोई कुदरती वायरस नहीं हो सकता। इल्जामों के मुताबिक इसे वुहान या जैसी किसी लैब में बनाया गया और वहीं से निकलकर कोरोना पूरी दुनिया का जानी दुश्मन बन गया। कोरोना वायरस कुदरत की देन है या ड्रैगन की साजिश? कोविड-19 वायरस किसी हादसे की वजह से सामने आया या फिर किसी प्लानिंग का हिस्सा है? इस एक वायरस को लेकर कई अनसुलझे सवाल हैं। कोरोना सीधा इंसानों तक कैसे पहुंचा? कोरोना का प्रोटीन इंसानों से क्यों जुड़ा? कोरोना की जीनोम सीक्वेंसिंग शक पैदा करती है। ये है कोरोना को लेकर एक नई रिसर्च या यूं कहें या कोरोना के नए सच से पैदा हुए सवाल। ये सवाल ही करेंगे कोरोना की साजिश का पर्दाफाश। दुनिया भर के वैज्ञानिकों और रिसर्चर्स का एक एमेच्योर ग्रुप ड्रास्टिक ने हाल के दिनों में ऐसे कई सबूत ढूंढ निकाले हैं जो कोरोना वायरस को लेकर अब तक के तमाम दावों पर बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। पुणे के वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर मोनाली राहलकर और उनके पति राहुल बाहुलेकर ड्रास्टिक ग्रुप का हिस्सा है और उनकी रिसर्च से उठे सवाल आपके सामने हैं। पहला सवाल, कोरोना की संक्रमण चेन से इंटरमीडिएरी गायब क्यों है? इस सवाल को इस तरह समझिए, किसी दूसरे जानवर में पाए जाने वाला वायरस ज्यादातर मामलों में कुछ और जानवरों को संक्रमित करता हुआ इंसानों तक पहुंचा है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर चमगादड़ों में पाया जाने वाला कोरोना वायरस इंसानों को संक्रमित करने में इतना सक्षम कैसे बन गया? इसके बीच के स्टेजेस भी हमें नहीं मिले हैं, कोई जानवर भी नहीं मिला है जिसमें ये इस तरह का वायरस हो। तो मतलब अगर आप बोल सकते हो कि इसमें कुछ अजीब चीजें हैं जीनोम में। कोरोना का स्पाइक प्रोटीन नेचुरल वायरस से अलग कैसे? कोरोना एक नेचुरल वायरस है या मैन मेड? इस सवाल के जवाब में ये सबूत बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
रिसर्चर्स का मानना है कि इंसानों को संक्रमित कर रहे कोरोना वायरस का स्पाइक प्रोटीन नेचुरल कोरोना वायरस से अलग है। ये जो सार्स कोरोना वायरस 2 का जीनोम है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग ये इस वजह से है कि इसमें एक फ्यूरिन क्लीवेज साइट है, मतलब जिसका जो आगे स्पाइक प्रोटीन है, उसमें जो 2 सब यूनिट्स है, इसके बीच में एक फ्यूरिन क्लीवेज साइट करके है। वो अन्य कोरोना वायरस जो है सार्स कोरोना वायरसों में नहीं है, तो ये थोड़ी सी एक विचित्र बात उसमें है। कॉपर की खान से निकली रहस्यमय बीमारी को चीन ने क्यों छुपाया? कोरोना वायरस की उत्पत्ति के सवाल को चीन लगातार टालता रहा है, लेकिन अब उसका झूठ एक एक कर उजागर हो रहा है। ड्रास्टिक से जुड़े एक्सपर्ट और वैज्ञानिकों ने इसी सिलसिले में एक और सनसनीखेज खुलासा किया है। 2012 में चीन के यूनान प्रांत में बंद पड़ी तांबे की एक खान में 12 मजदूर सफाई के लिए भेजे गए थे। वापस लौटकर आए सारे मजदूर बीमार पड़ गए। जांच में पता चला कि खान में बड़ी तादाद में चमगादड़ मौजूद थे और मजदूरों को चमगादड़ ने काट लिया था। संभावना ज्यादा है मेड इन चाइना या बॉर्न इन चाइना कह सकते हैं, क्योंकि मैंने जो आपको बताया अभी, जो मैंने मोजांग की जो हम लोगों ने स्टोरी आपको बताई, वो 2012 में हुई थी। तो जेंगलीशी और उसका जो ग्रुप है वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का, वो जो गुफा दिखाई थी या तो वो जो माइन दिखाई थी, वहां पे वो बार बार जा रही थी वो टीम। और 2012 से 2015 के करीब उन्होंने 1300 से ज्यादा कोरोना वायरसेस वहां से सैंपल्स वहां से लेके आए थे। अब वो जो लैब है वहां पे सार्स कोरोना वायरस 2, उसका जो सबसे नजदीकी भाई है RATG 13, उसको भी जेंगलीशी ने कलेक्ट किया था 2013 में उसी माइन से, और उसका सीक्वेंसिंग भी किया था, मतलब उसका जीनोम कैसा है उसको 2018 में पता हुआ था। कोरोना का सच तभी सामने आएगा जब पूरी साफगोई से जांच होगी। चमगादड़ों वाली गुफा समेत वुहान लैब की जांच होगी। टीम न्यूज़ नेशन। कोरोना महामारी की तीसरी लहर को लेकर पूरी दुनिया परेशान है। खासकर बच्चों की वैक्सीन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बच्चों पर भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो गया है। कानपुर से न्यूज़ नेशन की स्पेशल रिपोर्ट देखिए। कोरोना की तीसरी लहर का कहर नौनिहालों पर ना हो, इसके लिए पूरे देश में तैयारियां चरम पर हैं। बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो गया है। कानपुर के एक अस्पताल में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का ट्रायल शुरू हुआ है। 2 चरणों में ट्रायल के रूप में बच्चों को वैक्सीन दी गई। पहले फेज में ट्रायल में 12 से 18 साल की उम्र के वॉलंटियर रखे गए, जबकि दूसरे चरण में 6 से 12 साल के बीच की उम्र के बच्चों को रखा गया। अब तक 20 बच्चों पर ट्रायल हो चुका है। अब इन्हें 28 दिन बाद कोवैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जाएगी। वो 18 साल से नीचे के बच्चे हैं, वो प्रोटेक्टेड नहीं हैं, क्योंकि उन पे ही तीसरी लहर में ज़्यादा आने की संभावना है। तो ऐसे में ICMR ने ये सोचा है कि इन बच्चों को वैक्सीनेट कैसे करा जाए, क्योंकि अमेरिका ने 12 साल के ऊपर वैक्सीनेट शुरू कर दिया है। तो अभी हम लोगों के पास 12 से 18 और 6 से 12 के बीच में इन बच्चों का वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन ट्रायल दिया गया। अब इसमें ये देखना है कि सेफ्टी डेटा और इसकी इफ़ेक्टिविटी कि कितना इफ़ेक्टिव है, तो उसके लिए एंटीबॉडीज़ होती हैं। तो वो जो ट्रायल है वो शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश में बच्चों के लिए कोरोना टीके का ट्रायल सिर्फ कानपुर में हो रहा है। इसके अलावा एम्स दिल्ली, एम्स पटना, निजाम इंस्टीट्यूट हैदराबाद, बेलगांव में ये ट्रायल किए जा रहे हैं। ट्रायल सफल होने पर देश में बच्चों का भी टीकाकरण शुरू किया जाएगा। पहला उद्देश्य हमारा वैक्सीन ट्रायल जो बच्चों के किशोरों में है, उसमें सुरक्षा, ये टीका कितना सुरक्षित है हमारे बच्चों और किशोरों में। दूसरा है कि कितनी इम्यूनिटी करता है, मतलब कितनी इम्यूनिटी करता है और कोविड से बचाओ। मुझे अभी तक जो लगा है कि बच्चों में बहुत ये सेफ है, हालांकि अभी थोड़े दिन हुए हैं, और ट्रायल में ऐसा लगता है कि बड़ों की अपेक्षा साइड इफ़ेक्ट्स भी बच्चों में कम होंगे। ट्रायल करने वाली टीम के एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब भी वैक्सीन बाजार में आएगी, ये गेम चेंजर के रूप में साबित होगी।
देखिए, बच्चों का इम्यून रिस्पांस बहुत अच्छा होता है। बहुत छोटे बच्चों में हम लोग बहुत सीरियस बीमारी की संभावना कम होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होती है। उनमें भी बीमारी सीवियर हुई है, इस बार हुई है। 1 से 2% में मॉर्टेलिटी भी हुई है, तो ये बीमारी से कोई बचा नहीं है। हाँ, उनका इम्यून रिस्पांस बेटर होता है, लेकिन वो जो इम्यून रिस्पांस है वो 5 साल तक के 6 साल तक के बच्चों में बहुत अच्छा होता है। 8 साल के ऊपर के बच्चों में वैक्सीन लगनी ज़रूरी होगी, क्योंकि अब हम लोग पोस्ट कोविड केसेस भी देख रहे हैं। फिलहाल कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच अभी सभी को इंतजार है बच्चों की वैक्सीन का ट्रायल सफल हो। इसके लिए देश के वैज्ञानिक फिलहाल दिन रात एक किए हुए हैं। कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में वैक्सीनेशन ही सबसे बड़ा हथियार है। ऐसे में कोरोना की तीसरी लहर के कहर से बच्चों को बचाने के लिए उम्मीद की एक किरण जगी है, जिसकी सफलता को लेकर सभी इंतजार में हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ अमित सिंह, न्यूज़ नेशन, कानपुर। पानी जिंदगी देता है, लेकिन राजस्थान के 8 जिलों को मिलने वाला पानी खतरनाक है, जानलेवा है। वक्त रहते अगर कदम नहीं उठाए गए तो आबादी का बड़ा हिस्सा बुरी तरीके से प्रभावित हो सकता है। आठ जिलों में कहर, नहर में प्रदूषण का जहर। नहर में उफनते काले पानी की ये तस्वीरें डरा रही हैं। काले प्रदूषित पानी का ये मसला 2 राज्यों के बीच फंसा है। पानी काला है, प्रदूषित है, बदबूदार है। पंजाब के हरी के बैराज से राजस्थान की नहरों में लगातार ये प्रदूषित पानी आ रहा है। हनुमानगढ़ क्षेत्र की इंदिरा गांधी नहर परियोजना और श्रीगंगानगर के गंग नहर में ये गंदा पानी ज्यादा नजर आ रहा है। सामाजिक और किसान संगठन लगातार इस प्रदूषित पानी के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। पीएचडी को इस बाबत ज्ञापन दे रहे हैं कि जो 4 तारीख से लेकर आज तक काला पानी आया है उसके भंडारण में शुद्धता को सुनिश्चित करें और भविष्य में भी ऐसा ना हो। इस बाबत आज दूषित जल है सुरक्षित कल समिति निर्णय लेगी और केंद्रीय मंत्री जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी से मिला जाएगा। इस दूषित पानी में हानिकारक केमिकल्स मिले हुए हैं। कितना खतरनाक है ये पानी, इसके केमिकल कंटेंट से अंदाजा लगाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि इस गंदे पानी में लेड और एल्युमिनियम नाइट्रेट, आर्सेनिक और यूरेनियम की काफी मात्रा है। इस पानी से कैंसर, पेट की बीमारियां और किडनी फेल होने का खतरा है। इसके साथ ही इससे आंखों की रोशनी पर भी असर पड़ सकता है। इलाके में प्रदूषित पानी आने से लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है कि पंजाब से जो हमारी नहरों में पानी आता है वो इतना जहरीला पानी होता है कि पीने क्या सिंचाई लायक भी नहीं होता, इतना जहरीला पानी होता है। और उसी पानी को राजस्थान के 8 जिले और पंजाब के भी 9-10 जिलों के लोग पानी पीते हैं। लेकिन इतने सब हमारे प्रयासों के बावजूद भी पंजाब सरकार ने, राजस्थान सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। क्योंकि अगर ये पानी पीने लायक नहीं है, जलदाय विभाग ये पीने लायक नहीं है और फिर भी अगर ये सप्लाई हो रहा है तो सारी की सारी जवाबदेही जलदाय विभाग की होती है। तो वो सिर्फ अपनी जवाबदेही से बचने के लिए इस तरह के बयान जारी कर रहे हैं। बाकी वास्तव में स्थिति देखने पे पता लग रहा है कि पानी पीने लायक छोड़ी बिल्कुल देखने लायक नहीं है। जितने लोग कोरोना के कारण मरते हैं उससे दुगने से भी ज़्यादा इस जहरीले के पानी को पी के मरेंगे और जिसकी सारी की सारी जिम्मेवारी पंजाब सरकार और राजस्थान सरकार की है। आरोप है कि लुधियाना की औद्योगिक इकाइयों से बुढ़ा नाला के जरिए सतलुज नदी के हरी के बैराज तक ये पहुंचता है और फिर राजस्थान की नहरों को प्रदूषित करता है। लेकिन पंजाब सरकार इन आरोपों से इनकार करती है। हर साल हम जब पानी बंद करते हैं, बंदी करते हैं नहरों की सफाई के लिए, तो कुछ दिनों के लिए पानी बंद करना पड़ता है। तो उसके बाद जब पानी छोड़ते हैं राजस्थान को, तो जो बुढ़ा नाला है उसकी गंदगी और उसका केमिकल इकट्ठा होता रहता है और जब पानी छोड़ा जाता है तो एकदम जब पानी जाता है उस टाइम केमिकल भी साथ में चला जाता है, मगर 1-2 दिन के बाद वो सारा ठीक हो जाता है। ये आज कोई नया नहीं है, हर साल ऐसा होता है। एक कंप्लीट इसकी सफाई केमिकल या गंदगी तभी कंप्लीट हो पाएगी जब बुढ़े नाले का जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो कंप्लीट हो जाए। तो वो तो जल्दी कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद ऐसी समस्या नहीं आएगी। पंजाब सरकार की तरफ से सब कुछ ठीक कर देने का दावा किया जा रहा है, लेकिन ये समस्या हर साल की है। क्या सियासी दावों पर यकीन किया जा सकता है? चंडीगढ़ से विशाल ठाकुर के साथ टीम न्यूज़ नेशन। अब बात महंगाई की। महंगाई पर कांग्रेस के हल्ला बोल की बात करते हैं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस ने आज देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अलग अलग अंदाज में बढ़ती कीमतों का विरोध किया और सरकार से कीमतें वापस लेने की मांग की। आज पेट्रोल डीजल लगभग 100 के पास पहुंच गया। आखिर क्या चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री? आज पेट्रोल और डीजल बराबर हो चुके हैं और सरसों का तेल जो हर घर की रसोई है में इस्तेमाल होता है आज 200 से ऊपर चला गया है। कांग्रेस ने देश भर में खोला महंगाई के खिलाफ मोर्चा। सरसों का तेल 220 रुपए, 150 रुपया किलो दाल,
पेट्रोल और डीजल के दाम सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। दिनों दिन बढ़ रही कीमतों से आम लोग बेहाल हैं। देश के कई हिस्सों में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर का आंकड़ा पार कर चुका है, तो राजस्थान के केसरी सिंहपुर टाउन में पेट्रोल के बाद डीजल की कीमतें भी 100 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई। पेट्रोल और डीजल के दाम में लगी आग ने कांग्रेस को सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का बड़ा मौका दे दिया है। पार्टी कार्यकर्ता इसके खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कांग्रेस नेता तांगे से प्रदर्शन करने पहुंचे। इन नेताओं ने तांगे पर सवार होकर पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ सांकेतिक विरोध जताया। इस दौरान दिल्ली कांग्रेस से जुड़े तमाम बड़े नेता मौजूद रहे, तो कार्यकर्ताओं का जोश भी हाई दिखा। इस वक्त हम दिल्ली के ITO के पास हैं। आप देख सकते हैं कांग्रेस की तरफ से एक अनूठा प्रदर्शन किया जा रहा है पेट्रोल डीजल की जो बढ़ती कीमतें उसको लेकर। जो कांग्रेस के नेता आप फ्रेम में देख सकते हैं, केशरी वेणुगोपाल जो कांग्रेस महासचिव संगठन के महासचिव हैं, साथ में आप शक्ति सिंह गोहिल देख सकते हैं, ये तांगे से आए हैं यहाँ पर। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अलग अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। वो प्रधानमंत्री मोदी और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का मास्क लगाकर पेट्रोल पंप पहुंचे। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं की भीड़ भी जुटी। नेता और कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी पोस्टर भी लहराए। कर्नाटक के हुबली में कांग्रेस ने पेट्रोलियम की कीमतों को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। जहां के अलग अलग इलाकों में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल पंप पर विरोध प्रदर्शन किया। पेट्रोल पंप के सामने सांकेतिक विरोध प्रदर्शन कर कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी को तुरंत वापस लेने की मांग की। देशव्यापी प्रदर्शन के दौरान पंजाब में भी कांग्रेस बेहद सक्रिय नजर आई। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने को लेकर अमृतसर में पेट्रोल पंप पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान विरोध जताने के लिए तांगे पर पुरानी गाड़ी लेकर पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आम आदमी का कचूमर निकाल दिया गया और जनता की जो खून पसीने की कमाई है उससे मोदी सरकार ने अपनी तिजोरियां भर ली हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में कांग्रेस के विधानसभा पर प्रदर्शन करने के ऐलान से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा रहा। पुलिस ने एहतियातन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को हाउस अरेस्ट कर लिया। तो सर एक बार फिर लखनऊ पुलिस आपकी सेवा में उपस्थित है। देखिए, ये पुलिस का पहरा सरकार लगाकर महंगाई के खिलाफ आंदोलन से नहीं रोक सकती। पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। गांव के गरीब से निवाला छीनता जा रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में पेट्रोल डीजल और गैस की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से कीमतों पर लगाम कसने की मांग की। कांग्रेस जहां देश भर में महंगाई के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है, वहीं एक बार फिर तेल कंपनियों ने डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया। आज पेट्रोल 29 पैसे प्रति लीटर और डीजल 28 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। टीम न्यूज़ नेशन। अब बात मध्य प्रदेश के मुरैना की, जहां रेत माफिया की हिमाकत प्रशासन को खुली चुनौती दे रही है। वन विभाग के अमले पर हमले के बाद केस दर्ज किया गया है। पुलिस सख्त कार्रवाई का दावा कर रही है। अरे आज राउंड ही ना चले तो रेत माफिया से घिरा वन विभाग का अमला। वीडियो बनाओ। गाड़ी के आगे झाड़ियां डालकर रास्ता रोकने की कोशिश। डंडे और सरिये लेकर गाड़ी के चारों तरफ मौजूद भीड़। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम पर सीधे हमले की तस्वीरें हैं। घटना मुरैना के पंचमपुरा गांव की है। यहां अवैध रेत के ट्रैक्टर ट्रॉली को वन विभाग के अमले ने पकड़ लिया। इस वाहन को देवगढ़ थाना लाया जा रहा था। इसी दौरान भीड़ हथियारों के जोर पर जब्त गाड़ी को छुड़ा ले गई। पंचमपुरा गांव के पास हमने एक रेत का ट्रैक्टर ट्राली जब्त किए और एक रेत माफिया के ट्रैक्टर को बचाने के लिए उस गांव के 100 से 150 रेत माफिया डंडे से डंडे लेकर हमारे गाड़ियों की तरफ बढ़े और हमला करने लगे। रेत माफिया की हिमाकत के बाद प्रशासन सख्त हो गया है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और 7 आरोपियों की पहचान का दावा किया गया है। थाना कोतवाली में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। उसमें 6-7 लोग नामजद हैं उस गांव के और उसमें
उनके द्वारा बताया गया था कि एक आरक्षक को भी चोट आई है, उसका भी मेडिकल कराया गया है और उस पर विवेचना की जा रही है। मुरैना के इलाके में अवैध खनन लंबे वक्त से जारी है। रेत माफिया पर लगाम लगाने की तमाम कोशिशें नाकाम हो गई हैं। टीम न्यूज़ नेशन।